हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ लोकगीत। इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने और ये एक निबंध के रूप में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। मतलब शास्त्रीय संगीत क्या होता है ना, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत हमें अच्छे से इसकी शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत होती है। लेकिन लोकगीत है जो इसके लिए किसी प्रैक्टिस की या किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत लचीला होता है और ये कहीं भी कैसे भी लोगों द्वारा गाया जा सकता है। यही इन दोनों में भिन्नता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये जो गीत होते हैं ना लोकगीत, इनके लिए कोई साधना की, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। ये घर, गांव, नगरों में अपने आप ही जनता के द्वारा गाए जाते हैं, लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। मतलब ये जो लोकगीत होते हैं ना, ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह पर या किसी के यहाँ कोई छोटा बच्चा हुआ है उस अवसरों पर या किसी खास मौक़ों पर गाए जाते हैं। और सदा से ये गाए जाते रहे हैं, बहुत बहुत पुराने भी होते हैं, सदा से गाए जाते रहे हैं। और इनको रचने वाले कोई बड़े बड़े राइटर, कोई बहुत बड़े बड़े रचयिता नहीं होते। ये खुद लोगों के द्वारा ही, गांव के लोगों द्वारा या वहाँ के प्रांतों के लोगों द्वारा खुद ही बनाए जाते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से ये गाए जाते हैं। और स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। मतलब अधिकतर ये बनाए जो गए हैं वो स्त्रियों द्वारा बनाए गए होते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ये जो लोकगीत होते हैं ना, इनके लिए कोई बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की या बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये साधारण ढोलक, झांझ, करताल, तालियों द्वारा या बांसुरी आदि की मदद से भी गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। मतलब एक समय था जिस समय शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बहुत ही तुच्छ यानी बहुत ही बेकार समझा जाता था, इनकी बहुत उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पर जैसे-जैसे लोगों का माइंड चेंज हुआ, जैसे-जैसे लोगों का रुझान साहित्य की तरफ, संस्कृति की तरफ या कला की तरफ बढ़ा, तब लोगों में परिवर्तन होना, बदलाव होना शुरू हो गया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ही रुझान लोगों का बढ़ता जा रहा है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि में फैले हुए हैं। मतलब लोकगीत के ना कई प्रकार होते हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रकार है, बहुत बड़ा जो है वो है ओजस्वी, और वो बहुत ओजस्वी और सजीव है। मतलब अब तक भी वो जिंदा है, अब तक भी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और पसंद करते हैं। इस देश के आदिवासियों का संगीत वो कौन सा है? आदिवासियों का संगीत है वो ज़्यादातर का है मध्य प्रदेश में, दक्कन में, छोटा नागपुर में, गोंडखांड में, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि में जो फैले हुए हैं ये लोग, इनके लोकगीत हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ-साथ और बड़े-बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मतलब ये किसी से ना बंधे हुए नहीं है, इनके ऊपर कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है, कोई इनके कोई नियम नहीं है। ये बहुत ही खुल कर के गाते और नाचते हैं और बड़े-बड़े दलों में, बहुत बड़े-बड़े समूह में इन गीतों को गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ ही एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। जो इनके ग्रुप्स होते हैं, जो इनके दल होते हैं, उसमें 20-20, 30-30 आदमी और औरत एक साथ ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को ना गा करके जवाब भी देते हैं गाने-गाने में। और इतना अच्छे से गाते हैं कि जैसे सभी दिशाओं में इनकी ये गीत जो है वो गूंज उठते हैं। पहाड़ियों के अपने-अपने गीत हैं, उनके अपने-अपने भिन्न-भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक अपनी एक समान भूमि है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके अपने ही लोकगीत अलग होते हैं, उनके अपने-अपने भिन्न रूप होते हैं और अशास्त्रीय मतलब शास्त्रीय संगीत नहीं होता वो,
वो कोई ऐसा संगीत नहीं है जिसको कहीं से सीखा गया हो या उसमें बहुत नियम या बहुत अच्छे से उनकी कोई प्रैक्टिस की गई हो। उन फिर भी उनमें एक समान भूमि होती है, फिर भी वो आपस में इतने अच्छे से एक ताल में गाते हैं। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने-अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी-अपनी विधियाँ भी हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अब उनका क्योंकि वो पहाड़ी लोगों के द्वारा गाया जाता है जो जैसे गढ़वाल है, किन्नौर है, कांगड़ा है, तो उनका वहाँ के गाने गाते जो है ना वो लोकगीत, उनका नाम भी पहाड़ी ही पड़ गया है। पहाड़ के लोग गाते हैं क्योंकि उसको। वास्तविक लोकगीत देश के गाँवों और देहातों में है। जो असल के लोकगीत है ना वो ज़्यादातर गाँवों में और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। मतलब इनका संबंध सीधा गाँव वालों से या देहाती लोगों से होती है और इनमें बड़ी जान होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छे उस पर गाए जाते हैं, आपस में इनमें बहुत एका भी होता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ गाए जाते हैं देहातों वाले गाने? चैता में, कजरी में, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ज़्यादातर ये गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं और बंगाल के लोकगीत कौन-कौन से हैं इसमें? बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। ये इन देहाती लोगों द्वारा गाए जाते हैं ना ये गीत, जो इनकी अपनी कल्पना के द्वारा ये बनाए जाते हैं और इनको रोजमर्रा के जीवन से ही लेते हैं, मतलब अपने डेली की लाइफ से जोड़ देते हैं इसको, जिससे वे सीधे मर्म को छू जाते हैं। वो इतने दिल से इस चीज को गाते हैं कि हमारे मन को वो छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। मतलब ये ऐसे-ऐसे राग भी इसमें लगा दिया करते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और कुछ एक राग भी हैं जो देहात में गाए जाते हैं। उनमें से कौन-कौन से राग बताए गए हैं इसमें? कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में गाए जाने वाले हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। जब इसको गाते हैं ना ये देहात के लोग, तो इन राग को सुनने के लिए बहुत भीड़ भी आ जाती है, आकर्षित हो जाती है, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब ये जहाँ के लोकगीत होते हैं ना, वहाँ की ही बोली में ज़्यादातर गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इसीलिए इनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ के प्रांत के लोग जब अपनी भाषा में इस गीत को सुनते हैं तो उनको आनंद भी आता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब ये जहाँ जिस प्रांत के लोग हैं जब उसी भाषा में उसको गाते हैं तो वहाँ के लोग उस गीत को आसानी से समझ जाते हैं। तो राग के कारण, क्योंकि वो राग भी इसमें लगाते हैं, इसलिए तो ये बहुत आकर्षक होते ही हैं। बाकी इन गीतों के जो भाषा है वो भी वहाँ के लोग समझ जाते हैं, तो इसलिए भी ये गीत बहुत ही पसंद किए जाते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बदेसिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब भोजपुरी में ना करीब 30-40 वर्षों से, बहुत काफ़ी सालों से विदेसिया विदेसिया गाया जाता है। विदेसिया भी कोई इनका लोकगीत होता है जो गाया जाता है और गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हैं और बहुत सारे लोग ग्रुप में इसको गाते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, खासकर बिहार में विदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय हैं। और जैसे भोजपुरी में तो ज़्यादातर विदेसिया होता है, लेकिन बिहार में विदेसिया से भी बढ़कर दूसरे गीत भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लोकप्रिय हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात कही जाती है। मतलब जो ये बिहार के जो विदेसिया से बढ़कर दूसरे लोकप्रिय गीत हैं ना, उनमें ज़्यादातर प्रेम प्रेमिकाओं के गीत ज़्यादा गाए जाते हैं, रसिक प्रियों के गीत ज़्यादा गाए जाते हैं, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब ऐसे-ऐसे गाने भी गाए जाते हैं जैसे जिनसे जो बड़ी सैड वाले सॉन्ग होते हैं ना, और विरह मतलब प्रेम के कारण एक दूसरे से जो अलग हो जाते हैं, उस तरीके के भी गीत गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जंगली जो लोग रहते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं ना, उन जातियों के भी अलग-अलग गीत होते हैं, जो अधिकतर
बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं। मतलब ये ना दो ग्रुप बना लेते हैं, एक साइड में सारे जेंट्स हो जाते हैं और एक साइड में लेडीज हो जाती है, और एक दूसरे को आ, जवाब में गीत गाते हैं। जैसे गीत ही गीत में किसी ने किसी को कुछ कहा तो उसके उलट कर दूसरा जवाब गीत गाकर ही देंगे। इस पर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। तो बुंदेलखंडी में कौन से वाले लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं? आल्हा के गीत गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं ने राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों में भी समय समय पर गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। मतलब अधिकतर ही बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, लेकिन आरंभ में मतलब शुरू में तो इनका जो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। इनका जो शुरुआत हुई थी वो चंदेल के जो राजा थे ना, उन्होंने की थी, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान भी किया। मतलब उन्होंने जो महाकाव्य लिखा था उसमें उन्होंने आल्हा उदल की वीरता का भी चर्चा की है, उसके बारे में भी बताया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। फिर इसको गीतों में उतारा गया, उसको गीतों में बदल दिया गया। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं, और आज भी वहाँ के गांव में इन गीतों को बहुत प्यार से गाया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए जाते गाते फिरते हैं। जो इन गीतों को गाते हैं ना, वो अपने साथ ढोलक को लेकर जगह जगह गाते गाते इसको घूमते हैं। इसकी इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, आपने पता नहीं, अब तो वो नहीं आते हैं, लेकिन नट जो होते हैं जो रस्सियां बांधकर उसके ऊपर खेल दिखाते हैं, उसके ऊपर चलकर दिखाते हैं ऊपर चढ़ के, तो वो भी उस खेल को दिखाते हुए इन गीतों को गाया करते हैं। अधिकतर गद्य पदात्मक और इनके अपने बोल हैं। इनकी ना कुछ बोलियां अलग ही होती है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। देश में स्त्रियों की तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इनमें औरतें ही गाती हैं। मतलब ये जो लोकगीत होते हैं ना यहाँ के, ये ज्यादातर यहाँ की लेडीज ही गाती हैं, औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। इन पर गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस देश में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से भी गाती रही हैं। मतलब ये ज़्यादातर ना समय समय पर ये गीत गाए जाते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं तो गाते गाते चल दिए, नहाने जा रहे हैं तो नहाते नहाते कोई गीत गाया, तो ये सारे इनके अपने लोकगीत बन जाते हैं। ज़्यादातर ये स्त्रियां गाया करती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास ने भी लोकगीतों के बारे में अपने सभी ग्रंथों में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। वैसे तो मतलब जेंट्स और लेडीज साथ में गाया करती थी। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। मतलब जब लेडीज गाती हैं, जब वहाँ की स्त्रियां गाने गाती हैं हर प्रांत की, तो वो अकेले नहीं गाया करती, वो अपने दल के साथ, अपने ग्रुप के साथ ज्यादातर गाई जाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। मतलब हर किसी का राग होता है, एक साथ जब गाने लगते हैं तो सब एक हो जाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, जबकि उन सब में ना भी मेल हो, लेकिन फिर भी वो अपने गीत गाया करते हैं। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे गीत बहुत ही भले लगते हैं। चाहे उनके सुर ना मिले, चाहे उनमें से कई लोगों की आवाज़ें ना मिले, लेकिन फिर भी जब शुभ अवसरों पर या त्योहारों पर वो गीत गाए जाते हैं ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं।
अच्छा, गाँव में और नगरों में ना बहुत सी गायिकाएँ भी होती हैं, उनको भी अलग-अलग विषय अवसरों पर बुला लिया जाता है, जन्मदिन के अवसर पर या विवाह के अवसर पर या किसी के घर कोई छोटा बच्चा हुआ है तो उसके जन्म लिया है किसी ने तो उस अवसर पर उनको बुलाया जाता है गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बाँध कर गाती हैं। आप कोई भी जैसे ऋतु आती है नई, जैसे बसंत ऋतु आ गई, है ना? या फिर सावन का महीना आ गया, सावन का समय आ गया तो उस समय भी स्त्रियाँ आपस में ग्रुप बनाकर जो गीत गाती हैं वो भी वहाँ के लोकगीत होते हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। पर होली और बरसात आदि के टाइम पर जो गीत गाए जाते हैं ना वो बहुत ही सुंदर होते हैं, अलग ही बनते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर होते हैं वो। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब की साइड जो गाए जाते हैं ना, वो ज़्यादातर मैथिली और कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने-अपने विद्यापति हैं। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। मतलब वो ढोलक बजा कर के गाती हैं स्त्रियाँ हर प्रांत की, जब अपने लोकगीत गाती हैं और जब वो गीत गाती हैं तो उनके साथ-साथ वो नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। मतलब गुजरात का जो लोकप्रिय नृत्य है वो है गरबा और वो गाते-गाते गरबा किया करते हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम-घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच-गान साथ चलते हैं, मतलब नाचना और गाना साथ-साथ चलता है गरबा में। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है और गरबा वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, देखा है आपने, गरबा गाया जाता है तो उसमें गाया भी जाता है और साथ-साथ उसमें नाच भी किया जाता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, मतलब ज्यादातर वहाँ की स्त्रियां गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जो गांव में जो गीत गाए जाते हैं वो तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्यक गाने प्रतीक हैं। तो ये था हमारे लोकगीत के बारे में कुछ चर्चा, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमें बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।